जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से स्वागत है जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के तरफ से। मैं चंदन कुमार शर्मा। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के बारे में, और इससे पहले प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो कि रियो डी जेनेरो जो कि ब्राजील में है, वहां पर आयोजित की गई थी 1992 ईस्वी में। इसके बाद हमने पढ़ा था द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो कि 1997 में आयोजित की गई थी न्यूयॉर्क में, जो कि अमेरिका में पड़ता है। उसकी राजधानी भी है, सॉरी राजधानी नहीं है। प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए इसको 5 साल के बाद स्टार्ट किया गया था, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, और यही कारण है इसे +5 के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ज्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि आज क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, तो उसमें रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए जो टॉपिक्स बचे हैं उसको करके फिर क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद था क्योटो सम्मेलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्मेलन था जो कि 1997 में हुआ था। यहाँ पर डेट याद रखने हैं क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि क्योटो सम्मेलन निम्नलिखित में से कब सम्मिलित हुआ था, कब कंप्लीट हुआ था। तो यह हुआ था 1997 में, और चूंकि क्योटो कहाँ पर है, जापान में है, तो क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था, 1997 में जापान में। ठीक है, अब समझते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। इंपॉर्टेंट ये है, पेन चेंज कर ले रहे हैं। उद्देश्य यहाँ पर समझते हैं। उद्देश्य यहाँ पर आपको याद रखना है कि इसका उद्देश्य था ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी को बचाना, जो कि आज पृथ्वी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनकर आगे सामने आ चुका है। इसी पर डिस्कस किया गया था क्योटो सम्मेलन के बारे में। अब ये ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जस्ट इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। इसमें टोटल 159 देश शामिल हुए थे। इसे मॉन्ट्रियल समझौता जो कि 1987 में हुआ था, उसी का विस्तार भी माना जाता है, जो कि कंप्लीटली ग्लोबल वार्मिंग पर ही डिपेंड था। ये सब जो समझौता ही हुआ था, ये ग्लोबल वार्मिंग पर ही हुआ था। इसीलिए हम लोग क्योटो सम्मेलन को भी इसी का विस्तार मानते हैं। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पर याद रखना है कि क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, 1997 में। कहाँ हुआ था, तो क्योटो जापान में, और इसका जो उद्देश्य था ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी को बचाना। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, बहुत ही जरूरी है। वैसे ये 7 क्लास में भी बहुत ही अच्छे से डिटेल से पढ़ाया गया है। ये चैप्टर साइंस में ही पढ़ने को मिलते हैं और SST में भी। अब सवाल ये है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है। तो ग्रीन हाउस प्रवाह वह प्रक्रिया है जिसमें पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य से आने वाली ऊष्मा को रोककर पृथ्वी को गर्म बनाए रखता है। यहाँ पर हम लोग समझे कि ग्रीन हाउस गैस क्या होती है। यहाँ गैस को समझ जाओगे, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। आसान भाषा में भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो गैस होती है वह होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ये याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, और ये सारे भी दिए रहे और एक को चुनना हो, तो आप CO2 को ही चुनेंगे। ठीक है, इसके अलावा मीथेन, जिसका जो सूत्र होता है CH4 होता है। इसके बाद N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, और ये जलवाष्प जो हम लोग नॉर्मल समझते हैं, जलवाष्प भी क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभावित करता है, यानी कि यह भी एक ग्रीन हाउस गैस ही है। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा आसान भाषा में। होता क्या है असल में, यहाँ पर थोड़ा समझिए। एक मिनट, यहाँ से थोड़ा समझिए। चलिए, अगर हम ये सपोज करें कि यह हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और मान के चलिए कि यहाँ से सन है, ठीक, और सन से लाइट आ रही है, जो किरण आ रही है वो पृथ्वी पर आ रही है, और पृथ्वी के चारों तरफ ये वायुमंडल है। यहाँ पर ध्यान से समझना है, वैसे PPT में तो अच्छा ही है, लेकिन हम लोग आसान भाषा में समझेंगे। जो सन से आ रही है जो लाइट, वह लघु तरंग होती है, लघु तरंग होती है, ठीक।
अब यहाँ समझना है कि वायुमंडल में जो CO2 गैस होती हैं और N2O गैस होती हैं, मीथेन गैस होती है, यानी कि जितनी भी ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, उनका काम क्या होता है कि इन लघु तरंगों को पृथ्वी पर आने देती है। कंप्लीटली आ जाओ, ठीक है। आने के बाद जब पृथ्वी की सतह से वो टकरा कर यानी रिफ्लेक्ट होकर जब वापस वायुमंडल से होकर बाहर निकलने का प्रयास करती हैं, तो यह ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं, इसके कुछ हिस्से को वापस से परिवर्तित कर देती है पृथ्वी की तरफ, और कुछ ही हिस्से को ये फिर वापस बाहर जाने देती है। इस प्रक्रिया से जो पृथ्वी होती है उसका जो तापमान, पृथ्वी का जो तापमान होता है वह मेंटेन होता है, संतुलित रहता है। लेकिन क्या हो कि अगर ये CO2 की मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, यानी ग्रीन हाउस जो गैसें हैं उनकी जो मात्रा है वायुमंडल में जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए, तब क्या होगा, तब जो यहाँ पर कुछ ही हिस्सा को, किरण के हिस्से को वापस परिवर्तित कर रही थी, वह अब क्या करेंगी, अब यहाँ से जब रिफ्लेक्टेड होकर जब रिफ्लेक्ट होकर किरण वापस निकलने को जाएगी, तो जब ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी तो इसमें जो दोबारा से जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें पहले की अपेक्षा ज्यादा मात्रा में रिफ्लेक्ट कर देगी। अब रीजन इससे क्या होगा कि पहले की अपेक्षा पृथ्वी का तापमान क्या होगा, बढ़ने लगेगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमारे सामने देखने को मिलेगी। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या देखने को मिलेगी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी कैसे ग्लोबल वार्मिंग होती है। हमें क्या करना है, CO2 की जो मात्रा होती है यानी ग्रीन हाउस की जो मात्रा होती है वो एक सीमित मात्रा में रहे तो पृथ्वी के लिए वह वरदान है। अगर इसकी मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ गई तो वह हमारे लिए अभिशाप है, तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है। अब एक चीज शायद आप नहीं जानते होंगे, वह है कि इस ग्रीन हाउस जो नाम पड़ा है इसमें, यह क्यों पड़ा है, ठीक है, उसको समझिए। आप कहीं रास्ते में जाते समय आप नर्सरी को देखे होइएगा, नर्सरी को, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक है, यहाँ पर देखिए, आप नर्सरी को देखे होइएगा, कुछ इस तरीके से डोम के आकार का एक घर होता है नर्सरी में, ठीक है। यहाँ पर व्हाइट व्हाइट पर्दे लगाए जाते हैं, ऐसे ऐसे पर्दे होते हैं, ये डोम होता है, इसी में पौधे को उगाया जाता है, कुछ कुछ विशेष पौधे को उगाया जाता है। और ये जो डोम पर जो कपड़े होते हैं वह ठीक उसी प्रकार कार्य करते हैं जैसे कि पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल, ठीक है। और इसी के नाम के वजह से ये हो गया ग्रीन यानी कि पौधे, और ये हो गया घर। इसी इफेक्ट के वजह से इसका नाम क्या रखा गया, ग्रीन इफेक्ट, ठीक है, ग्रीन इफेक्ट। और जो इस घर में या जो वायुमंडल में जो गैसें होती हैं जो इस इफेक्ट में प्रभावी रूप से भाग लेती हैं उसी को कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। ध्यान से समझना है, गैस, ठीक है। नाम समझ में आ गया, इसका काम समझ में आ गया, इसके गैसें कौन कौन होती हैं ये समझ में आ गया, इनके सीमित मात्रा में रहने पर इसके लाभ होते हैं, लेकिन अत्यधिक मात्रा बढ़ जाने से बहुत ही नुकसान होता है। आगे अब समझते हैं वापस अपने PPT के पास, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, हमने पढ़ लिया है। इसके गैसें कौन कौन सी हैं इसको रिवाइज कर लीजिए एक बार और। CO2 जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प। अगर ये सही मात्रा में रहे तो हमारे लिए वरदान है, लेकिन अगर यह ज्यादा बढ़ जाए तो नुकसान है। वरदान क्या है कि पृथ्वी का तापमान जीवन योग्य बना रहता है, पौधों, जीवों और मनुष्यों के लिए अनुकूल वातावरण मिलता रहता है। लेकिन अगर बढ़ जाए बहुत ही ज्यादा तब क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हमें देखने को मिल जाएगी, असमय जलवायु परिवर्तन होने लगेगा, हिमनद जो होती है, ग्लेशियर्स जो होते हैं वह पिघलने लगेंगे, और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो समुद्र का जो स्तर होता है, समुद्र का जो लेयर होता है उसमें वृद्धि होगी, और कहीं सूखा, कहीं बाढ़, कहीं चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी हमारे सामने उपस्थित हो जाएंगी, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ग्रीन हाउस प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आया होगा।
इसके बाद समझते हैं तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, इसका आयोजन 26 अगस्त से लेकर 4 सितंबर 2002 तक हुआ था। यहाँ पर डेट आपको जरूर से याद रखना है। और यह हुआ कहाँ था? जोहान्सबर्ग में, जो कि दक्षिण अफ्रीका देश में स्थित है। ठीक है, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इतना हम लोगों ने संसाधन के बारे में पढ़ लिया, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ लिया, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सतत विकास की अवधारणा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। असल में सतत विकास होता क्या है, इस पर थोड़ा सा बात करेंगे। आज की जो हमारी आवश्यकता है, यानी कि जो वर्तमान पीढ़ी की जो आवश्यकता है, उसको तो हम पूरा करें, लेकिन आने वाले की जो भविष्य की जो पीढ़ियां हैं, उनकी आवश्यकताओं को ताक पर रखकर नहीं। यानी ऐसे समझें कि आज जो हमने हमारे पास संसाधन जो मिला हुआ है, उसका हम अपने लिए तो इस्तेमाल करें ही करें, लेकिन इस तरीके से करें कि हमारे आने वाले जो भावी पीढ़ी के जो लोग होंगे, उन्हें भी इनका लाभ मिल सके। ऐसे ही विकास को सतत विकास कहा जाता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, वो उसका जो इससे उनकी जो आवश्यकता है, जो पूरी नहीं हो पाएगी, और ये जो आगे वाली जो पीढ़ी है, उसके लिए बहुत ही खतरा मंडरा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो, अगर हम यूं ही औद्योगिक दोहन करते रहे, यानी औद्योगिक में, उद्योग में अंधाधुंध दहन करें, अंधाधुंध व्यापार करें, स्वार्थी उपभोग करें, अगर हम ऐसा ही करते रहे हमेशा के लिए, तो कहीं ना कहीं भूमंडलीय ताप हमें देखने को मिलेगी, जिससे जंगलों में आग लग जाएगा, ग्लेशियर और ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, समुद्र का स्तर बढ़ने लगेगा, ओजोन जो परत होती है समताप मंडल में, उसका क्षय होगा, जिससे सौरमंडल की जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं, वह हमारे पृथ्वी तक पहुंच जाएंगी, अम्लीय वर्षा शुरू हो जाएगी, मृदा का क्षरण शुरू हो जाएगा, और असमय ऋतु परिवर्तन एवं प्राकृतिक आपदाएं भी हमारे सामने हो जाएंगी, जिससे नष्ट होगा हमारी सभ्यता और संस्कृति। हम सभी जो जीव जंतु इस धरती पर रहते हैं, वह सभी के सभी समय के अनुसार ये नष्ट हो जाएंगे, और ये पृथ्वी भी हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो हमें भी प्रण लेना होगा कि इस संसाधन जो प्रकृति ने हमें वरदान के रूप में दिया है, उसका सतत उपयोग करें, आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है, और इसके बाद जो भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, जो इस चैप्टर से आप लोगों ने सीखा था, उसको जांच करने का समय आपके सामने आ चुका है। उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चंस के आंसर को भली भांति देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चंस को मैन्युअली रिसर्च करके, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को देख कर ही बनाया गया है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, यह कथन किसने कहा था? महात्मा गांधी, जिम्बरमैन, कार्ल मार्क्स या फिर रूसो ने? सोच करके जवाब जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो तेज हो तो जरूर पॉज करके अपने आंसर को लिख लेंगे और फिर नेक्स्ट को देखेंगे। तो इसका सही जवाब होगा जिम्बरमैन। ठीक है, हम सब जानते हैं कि संसाधन, जैसे मान लो कि पेट्रोल धरती के बहुत ही हमारे आने से बहुत ही पहले लाखों करोड़ों साल से यहाँ पर था, लेकिन तकनीक की कमी की वजह से, टेक्नोलॉजी की कमी की वजह से हम इसको संसाधन नहीं बना पाए थे। तो संसाधन होते नहीं है, बनते हैं, वो तकनीक के सहारे ही हम बना पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कोयला। ठीक है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? आप यहाँ पर देख सकते हैं कोयला। अब चूंकि कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, कोयला क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है, और हम जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय नहीं, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। तो नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव या अजैव? तो इसका सही जवाब होगा अनवीकरणीय, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, इसको एक बार यूज करने के बाद, जब एक बार हम यूज करेंगे तो दोबारा से इसके दोबारा पुनः पूर्ति नहीं कर सकते हैं।
इसको दोबारा बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे, तो इसलिए यह क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट है 3 नंबर सवाल कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। ठीक है, सौर ऊर्जा क्या वह मानवकृत है, क्या वह पुनः पूर्ति योग्य है, क्या वह अजैव है, या फिर वह अवक्रिय है। तो हम सभी जानते हैं कि जो सौर ऊर्जा होती है वह एक नवीकरणीय ऊर्जा होती है। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा होती है और हम इसे पुनः पूर्ति कर सकते हैं। तो यह इसका सही जवाब होगा पुनः पूर्ति योग्य। सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, जल विद्युत ऊर्जा हो गया, यह सभी के सभी पुनः पूर्ति यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं। इन सभी से प्रश्न जरूर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, तटरेखा से कितने नॉटिकल मील क्षेत्र को की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र, यहाँ पर वीवीआई क्वेश्चन है, EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितने नॉटिकल मील तक होता है। तो याद रखिएगा ये 200 नॉटिकल मील तक होता है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया था कि किसी भी देश के तट रेखा से 200 नॉटिकल मील के क्षेत्र को भी राष्ट्रीय संसाधन के रूप में हम वर्गीकृत करते हैं और वह क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। यहाँ देख सकते हैं डाकू आया है, तो इसका अर्थ क्या है इसको समझिए। संसाधन संरक्षण से है, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से है, संसाधन के नियोजित दोहन से है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि संसाधनों के अनियोजित विदोहन से है। अगर हम संसाधन को बेमतलब बिना यूज के ही ज्यादा मात्रा में मतलब बर्बाद करें तो वही क्या होगा, डाकू। अब डाकू का मतलब यहाँ पे इसलिए कहा गया है, कहा गया हाँ, क्योंकि अगर डाकू आपके घर में घुस जाए चोरी करने के लिए, तो वो ये नहीं देखेंगे कि आपके घर में जो चोरी करेंगे तो उसका सामान फिर हम ऐसे ही सरिया दें, फिर उसी प्रकार से एकदम व्यवस्थित कर दें, ऐसा कुछ नहीं है। डाकू को जो मन में आएगा वो करेगा, तोड़ फोड़ जितना ज्यादा हो सकेगा आपके घर से चोरी करने का प्रयास करेगा। ठीक वैसे ही अर्थव्यवस्था अगर में हम अपने यूज करें तो उसे हम कहते हैं डाकुओं की अर्थव्यवस्था। और आजकल यही चीज हो रहा है जिससे पृथ्वी के जो संसाधन है वो ज्यादा मात्रा में तेजी से खत्म हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर के क्षेत्र में कितने क्षेत्र में सीमा में राजनीतिक सीमा के कितनी नॉटिकल क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है, यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपकी किताब में भी थोड़ा सा मिस्टेक किया गया था, इन सभी जगह पर नॉटिकल मील होगा। ठीक है, तो राष्ट्रीय संपदा की बात की गई है, प्रादेशिक संसाधन की बात की गई है। तो इसके क्या 10 नॉटिकल मील होगा, या 15 नॉटिकल मील होगा, या 12 नॉटिकल मील होगा, या फिर 19। तो इसका सही जवाब होगा 12 नॉटिकल मील तक राष्ट्रीय संपदा होती है, प्रादेशिक संसाधन होते हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न कि संसाधन किसे कहा जाता है। केवल प्राकृतिक वस्तुओं को, या जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, या केवल खनिजों को, या फिर केवल जल को। तो संसाधन जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो, पूरा करता हो, वही क्या है, संसाधन है। ठीक है, ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगला है कि निम्न में से कौन अजैव संसाधन है। अब अजैव का अर्थ होता है जिसमें जीव नहीं होता है। वन, पशु, चट्टान और मत्स्य। हम जानते हैं कि वन में जीव है, पशु में जीव है, मत्स्य में जीव है, तो चट्टान इसका सही जवाब होगा, वह क्या है, अजैव संसाधन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9th में कि कौन सा नवीकरणीय संसाधन है। अब यहाँ देखेंगे नवीकरणीय संसाधन, इससे पहले हम लोगों ने देखा था ऐसे संसाधन जो पुनः पूर्ति योग्य हो, कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा, या फिर लौह अयस्क। तो इसका सही जवाब होगा सौर ऊर्जा, क्योंकि कोयला, पेट्रोलियम और अयस्क, लौह अयस्क एक बार यूज करने के बाद पुनः पूर्ति योग्य नहीं होता है, दोबारा से बनने में करोड़ों साल लग सकते हैं, इसलिए यह नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि व्यक्तिगत संसाधन का उदाहरण इनमें से कौन सा है।
तो हम सब जानते हैं कि व्यक्तिगत संसाधन पर निजी प्रभुत्व होता है, व्यक्ति विशेष का निजी प्रभुत्व होता है। क्या वह सड़क है, पार्क है, घर है या नदी है? तो हम जानते हैं कि घर पर ही हमारा क्या होता है, अपने घर पर निजी स्वामित्व होता है, इसलिए घर जो है वह व्यक्तिगत संसाधन का एक उदाहरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अनवीकरणीय संसाधन कौन सी है? तो हमने अभी पढ़ा था नवीकरणीय, अब फिर से आ गया अनवीकरणीय। सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन और पवन ऊर्जा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि, ये सभी के सभी क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं, जीवाश्म ईंधन है। ठीक, अगला प्रश्न है 12 नंबर कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह विचार किसके हैं? ये आप इस विचार से ये समझ सकते हैं, यह पेट हमारे, ये बोलो हमारे पास पेट भरने के लिए, यानी कि पेट मतलब जो हमारे शरीर का जो पेट है उसके बारे में कह रहे हैं। इसके लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेटी, यानी पेटी का यहाँ पर मतलब ये बोल रहे हैं लालच। याद रखना, अगर आप लालची इंसान हो तो आपका लालच कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। तो यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का है कि महात्मा गांधी का है कि अंबेडकर जी का है या विनोबा भावे का है? तो इसका सही जवाब होगा महात्मा गांधी। यह कथन महात्मा गांधी ने दिया था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा बचाओ अभियान किससे जुड़ा हुआ है? नर्मदा एक नदी है जो कि अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश अमरकंटक कंटक से निकलती है, अमरकंटक पहाड़ी से, और खंभात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है, खंभात की खाड़ी में, जो कि गुजरात में है। और यह एक वैली में बहने वाली नदी है, और यह और एक ताप्ती नदी ही है जो अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, तो नर्मदा बचाओ अभियान किससे जुड़े थे? सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, अन्ना हजारे या बाबा आमटे? तो याद रखना यह है मेधा पाटेकर, जो कि नर्मदा बचाओ अभियान से जुड़े थे। 14वां प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? आप याद रखना चिपको आंदोलन है क्या? तो असल में चिपको आंदोलन 1973 यानी 70 से 80 के दशक में उत्तराखंड में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए लोग क्या कर रहे थे, पेड़ों से चिपक जा रहे थे, और उसके नेता जो थे वह कौन थे? क्या वो मेधा पाटेकर थे, संदीप पांडे थे, सुंदरलाल बहुगुणा थे या फिर राजेंद्र सिंह थे? तो इसका सही जवाब होगा सुंदरलाल बहुगुणा, यह उनके नेता थे और ये लोग जाकर पेड़ों से चिपक जाते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा चिपको आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां नंबर क्वेश्चन की वर्षा जल संचय कर कृषित भूमि के विस्तार का कार्य किसने किया था? अन्ना हजारे, मेधा पाटेकर, सुंदरलाल बहुगुणा या संदीप पांडे? तो इसका सही जवाब होगा संदीप पांडे, जिन्होंने वर्षा जल संचय पर विशेष ध्यान दिया था। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर प्रश्न, क्लब ऑफ रोम की वकालत कब की गई थी? याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। 1972, 1968, 1987 या 1992? तो इसका सही जवाब होगा 1968। क्लब ऑफ रोम की स्थापना इसी के समय की गई थी। अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो असल में 5 जून 1972 को पर्यावरण संरक्षण के लिए एक विश्व शिखर सम्मेलन की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसी विश्व शिखर सम्मेलन के उपलक्ष्य में 5 जून को, प्रत्येक 5 जून को पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, और पहला मनाया गया था 5 जून 1973 से। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा 5 जून से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न
ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल। देखो यहाँ ध्यान देना है कि बहुत ही सुंदर पुस्तक का नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यानी हमेशा जो छोटा होता है वह खूबसूरत होता है। ये हर जगह पर नहीं फिट बैठ सकता है, लेकिन संसाधन के संरक्षण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम अगर कम कम संसाधन लें तो हमारी भी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और आने वाली पीढ़ियों की भी हो सकती है। तो इसके जो लेखक है, क्या वो महात्मा गांधी है, सुमशेर है, अमर्त्य सेन है या फिर कार्ल मार्क्स है? तो इसका सही जवाब होगा सुमशेर, जो कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक हैं। इस पुस्तक में महात्मा गांधी के विचारों पर प्रकाशित किया गया था, जो कि महात्मा गांधी औद्योगिकरण के खिलाफ थे एकदम पूरी तरीके से। उनका मानना था कि जो उत्पादन हो वो ह्यूमन के द्वारा हो, जिससे कि संसाधनों के कम से कम दोहन हो सके। ठीक है, अगला प्रश्न है 19 कि ब्रंटलैंड आयोग को कब प्रस्तुत किया गया था? ब्रंटलैंड आयोग का जो मुख्य उद्देश्य था वह था सतत विकास। सतत विकास, ये भी एक याद रखना है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था सतत विकास था। क्या 1972 में प्रस्तुत किया गया, कि 78 में, कि 68 में, कि 1987 में? तो ब्रंटलैंड आयोग को 1987 में प्रस्तुत किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था सतत विकास। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? ठीक है, 1972 ईस्वी टोक्यो में, 1982 ईस्वी स्टॉकहोम में, 1992 ईस्वी रियो डी जेनेरो में या 2002 ईस्वी पेरिस में? तो इसका सही जवाब होगा 1992 ईस्वी रियो डी जेनेरो ब्राजील में। ठीक है, अगला प्रश्न है 21 नंबर कि कार्यक्रम 21 या एजेंडा 21 किससे संबंधित है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो संबंधित वाला क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या यह ग्लोबल वार्मिंग से है, वन संरक्षण से है, या जैव विविधता से, या फिर सतत विकास से है? तो इसका भी जो संबंध है वह सतत विकास से ही है। इसमें कहा गया था कि दुनिया के जितने भी देश है वह 21 कार्यक्रम चलाएं, जिससे कि जो संसाधन है उसका सतत विकास हो सके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट 22 क्योटो सम्मेलन किससे संबंधित है? अभी हमने बात किया था, क्या ग्लोबल वार्मिंग से है, वन संरक्षण से है, जैव विविधता से है, या फिर सतत विकास से है? तो क्योटो सम्मेलन ग्लोबल वार्मिंग से है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 23 नंबर कि मॉन्ट्रियल समझौता कब हुआ था? अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मॉन्ट्रियल जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसको हम लोग मॉन्ट्रियल समझौता का जो नेक्स्ट बोलते हैं उसको। ठीक है, ये अभी जो मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था वो अभी 1987 में ही हुआ था। ठीक है, इसके बाद 24 निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? अभी हम लोगों ने पढ़ा था ग्रीन हाउस के बारे में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन? तो इसका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। हमने अभी इसे डिटेल्स में देखा था ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होते हैं, इसके गैसेज कौन कौन सी होती है, इसका लाभ और हानि क्या होते हैं, सब हमने पढ़ा था। अगला 25 नंबर प्रश्न है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो पहला तो हुआ था रियो डी जेनेरो में, ये सब जानते हैं। दूसरा क्या न्यूयॉर्क में हुआ, या जोहान्सबर्ग में हुआ, या फिर टोक्यो में हुआ? तो इसका सही जवाब होगा न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, अमेरिका में। अगला प्रश्न है तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? कब नहीं, कहाँ हुआ था? ठीक है, कहाँ यहाँ लिख देंगे, न्यूयॉर्क, टोक्यो, जोहान्सबर्ग या रियो डी जेनेरो? तो हम जानते हैं कि रियो डी जेनेरो में प्रथम हुआ था, न्यूयॉर्क में दूसरा हुआ था, तो जोहान्सबर्ग इसका सही जवाब होगा। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है 27 कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है? तो केवल औद्योगिक विकास से संबंधित है, यह वर्तमान और आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, करते हुए भविष्य की पीढ़ियों का भी ध्यान रखना। तीसरा है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, और चौथा है केवल आर्थिक विकास। तो सतत विकास हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों का भी ध्यान रखना ही सतत विकास होता है।
और आखिरी में है थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन एक संदेश या एक आगाह मैं आपको अलग से कर रहा हूं। अभी आप लोग का जो हॉलीडे था वो कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे सिंसियर होंगे पढ़ाई को लेकर, जो अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए जो सिंसियर होंगे, वो तो अपना लग चुके होंगे अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में। लेकिन अधिकांशतः बच्चे अभी भी सोच रहे होंगे कि नहीं, मैं दिसंबर में जब आएगा, दिसंबर जब आएगा तो पूरा एकदम धमाकेदार पढ़ाई होगी। दिसंबर और जनवरी और पूरा बोर्ड के एग्जाम के लिए जितने भी सिलेबस हैं वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। जिनको भी लगता है कि बोर्ड के एग्जामिनेशन के लास्ट के 2 महीने इंपॉर्टेंट है, वो है। लेकिन किनके लिए? जो ऑलरेडी 2 महीने पहले ही अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि आखिरी के समय में हमें केवल रिवीजन करना है। और हम लोग भी यहाँ पर प्रत्येक विषय के मैराथन क्लास लाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर तरह के क्वेश्चंस। तो जितने भी लोग ऐसे बैठे हुए हैं, दिन काट रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि आप भी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। कम से कम घर पर 4-5 घंटा सेल्फ स्टडी कीजिए। यहाँ वीडियो का हेल्प लीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसमें कमेंट बॉक्स में डालिए कि क्या प्रॉब्लम है, उस पर स्पेशल वीडियो बनाई जाएगी आपके क्वेरीज के ऊपर, प्रत्येक विषय पर। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।